का ये हाल है कि आज मेडिकल कॉलेज जो है सिविल हॉस्पिटल से बदतर है। स्वास्थ्य संस्थान जिले में बदतर है, मेडिकल हमारे स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान बदतर है। आप जानते होंगे कि तिलका कॉलेज के बच्चों ने यहाँ पर एजुकेशन किया और उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। आज कॉलेजेस के अंदर लेक्चर्स नहीं है, स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, यानी अफरा तफरी का वातावरण सारे जिला में है। और भारी बरसात की वजह से विशेष रूप से जो भटियात चुनाव क्षेत्र में नुकसान हुआ है, आज 1 महीने के करीब हो गया, लेकिन 1 महीने में अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं लगी। सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, लेकिन अभी भी रिपेयर और रेस्टोरेशन का काम वहां नहीं हो पाया। आज भी ये रोजगार संघर्ष यात्रा वहां से गुजरेगी। आज भी 3 जगह रोड बंद है। तो ये दशा जो है चंबा जिला की हिमाचल प्रदेश में है। वैसे तो सारे हिमाचल प्रदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, लेकिन चंबा जिला का मैं मुख्य रूप से वर्णन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा संबंध चंबा जिला से है और चंबा जिला के 5 के 5 चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसी भी प्रकार का विकास ना करने में जो है वो सिद्ध हुई है। इसलिए मैं अधिक न समय लेकर मैं वाली जी से ये कहूँगा कि आप जो है अगले जो विषय है वो प्रेस वार्ता में ये उठाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वाली जी, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगा। मेरी आवाज़ बहुत ट्रैवल किया, बहुत जगह गई, तो आवाज़ का थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी हो। अगर आप लोग इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करिएगा, इसको मेरा बस नहीं। जितने भी लोग यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सब सीनियर कांग्रेस के नेता और आप लोग सब ने मेहनत की है इस पार्टी को सींचने के लिए, कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनने के लिए और कहीं ना कहीं पार्टी का झंडा उठा के आगे रखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज हम मुख्य रूप से रोजगार संघर्ष यात्रा है उसके ऊपर बात करने के लिए और किस एजेंडा को लेके, किस चीज़ को लेके रोजगार संघर्ष यात्रा चली है उसके ऊपर बात करने के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये सोच रखी कि हमें रोजगार की आवाज़ उठानी पड़ेगी, बेरोजगार के लिए उठानी पड़ेगी और रोजगार की आवाज़ उठाना ये हम सबका दायित्व इसलिए बनता है क्योंकि जो बेरोजगार है, हताश है, परेशान है, ग्रस्त है, जो माता है, जो बुजुर्ग है, जो घर में बैठा हुआ एक बेरोजगार है, वो आज परेशानी से जूझ रहा है और उसके माता पिता भाई बहन उसको परेशान देख के, उसको इस तरह से हताश देख के उनकी जो माली हालत है वो भी खराब है। और कहीं ना कहीं हम सबको इकट्ठे मिलकर पूरी सोसाइटी को इसकी आवाज़ उठानी है। इस एजेंडा को लेकर रोजगार संघर्ष यात्रा का मैं करूँगा और रोजगार संघर्ष यात्रा का मुझे कन्वीनर बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का, आप लोगों ने भी यहाँ पे आने का कष्ट उठाया और जितने प्रेस बंधु हैं यहाँ आए। मैं चाहूँगा कि कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे डाटा के साथ, आप लोग उसको विशेषज्ञ हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ बता पाएँ, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये सारा डाटा जो है ये प्रत्यक्ष है, ये ऑनलाइन है और आप लोग ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो स्टार्टअप फंड है। कांग्रेस पार्टी रोजगार यात्रा लेके जा रही है, लोगों के पास लेके जा रही है, लोगों को समर्पित कर रही है, बेरोजगारों को समर्पित कर रही है। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी क्या सोच रखती है युवाओं के लिए और क्या सोच रखती है युवाओं को देने के लिए। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, 0% ब्याज पर। इसका मतलब है 10 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा क्षेत्र, 10 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा क्षेत्र को सीधा बेरोजगार को दिया जाएगा 0% ब्याज पर।
अब इससे क्या होगा? 10 करोड़ रुपया अगर बेरोजगार को दिया जाएगा, अगर एक बेरोजगार 1 लाख रुपए लेता है, इसको मैं बड़े सरल ढंग से आपको बताना चाहूँगा ताकि सारी जनता को आप लोग पहुँचा सकें कि 10 करोड़ रुपया विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार को देने का क्या मतलब। अगर बेरोजगार को 10 करोड़ रुपये दिया जाएगा और वो बेरोजगार, अगर एक बेरोजगार को 1 लाख रुपए दिया जाएगा तो वो 1 लाख रुपए से अपना काम कर सकता है। कोई छोटा काम अपने MSME, जो छोटा काम होता है, जो बिल्कुल कोई अपने लिफाफे बनाने का हो गया, कोई पेंचर लगाने की दुकान हो गई, छोटे छोटे काम खोल के 1 लाख रुपए में वो अपना 0% ब्याज पे जो उसको मुफ्त में दिया जाएगा काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। वो सिर्फ अपने लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करेगा और लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो जो बेरोजगार होगा वो कहीं ना कहीं अपने लिए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ही, पर बेरोजगारों के लिए अपने साथ उन लोगों को भी रोजगार दे पाएगा। अगर कोई आदमी लिफाफे बनाने की छोटी सी मशीन लगाता है तो वो मशीन उसकी लाख रुपए से कम में आती है और वो पेपर के लिफाफे बनाता है, वो अपने साथ वो लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये एक ऐसी गारंटी है जिससे एक आदमी जो कि अनएम्प्लॉयड होगा वो लोगों को आगे एम्प्लॉयमेंट देगा, सिर्फ खुद को रोजगार नहीं देगा, एक आदमी तीन लोगों को रोजगार देगा। इसके अलावा जैसे अगर कोई दुकान खोलता है चाय की, तो चाय की दुकान में वो रोजगार लोगों को देता है। अगर वो दुकान खोलता है किसी भी चीज़ की, ड्राई क्लीन की, लॉन्ड्री की, तो लॉन्ड्री की दुकान मशीन लगाएगा और अपने साथ 2 लोगों को 3 लोगों को और रोजगार देगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि एक फंड देके आप एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हो कि एक अनएम्प्लॉयड खुद एम्प्लॉय बन जाए, खुद ओनर बन जाएगा किसी चीज़ का और आगे एम्प्लॉयमेंट भी देगा। अब इसको करना कैसे? क्योंकि इसके पीछे काफ़ी बड़ी सोच लगेगी। और सोच क्या है? सोच है कि लोगों को बताया कैसे जाए। उसके लिए जिस तरह राजस्थान की सरकार ने एक टेक्नो फंड बनाया, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयड के लिए एक फंड बनाया गया और फंड अनएम्प्लॉयड को, बेरोजगारों को दिया गया। उसके तहत जो टेक्नो फंड है उसके तहत जो बेरोजगार है उनको ट्रेन भी किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है। वो एजुकेशन देने का प्रावधान, उनको ट्रेन करने का प्रावधान, ऐसा एक सिस्टम बनेगा जिससे एक पूरा फंड, एक पूरा मैनेजमेंट प्रोग्राम हो, जिससे उनको ट्रेनिंग दी जाए कि किस काम में ये पैसा लगाए और किस काम में ये पैसा लगे और किस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट खुद की भी ले और लोगों को भी आगे एम्प्लॉयमेंट दे। तो पहली चीज़ तो हो गई एक 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, 10-10 करोड़ रुपये हर विधानसभा क्षेत्र को। अगर 1 लाख रुपए लेता है तो हजारों लोगों को रोजगार अपने आप, और उसके साथ वो जो बेरोजगार है वो आगे हजारों लोगों को रोजगार देगा। तो इस तहत बहुत से लोग रोजगार लग सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरी गारंटी अनएम्प्लॉयड के लिए लेके आई है कांग्रेस पार्टी, 5 लाख लोगों को और 5 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार दिया जाएगा। 5 लाख लोगों को 5 साल में, और इसका डाटा निकाला जाएगा, बाकायदा डाटा पेश किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने जब जो कहा है वो किया है। जब भी जो कहा वो किया, और कहीं न कहीं एक सोच है कि हमें पॉजिटिव करना है, करके आगे आपको लोगों को स्वागत करना है। 5 लाख लोगों को 5 साल के अंदर रोजगार की गारंटी कांग्रेस पार्टी लेके आई। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ डाटा देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो रिक्त पद पड़े हैं, जितने भी खाली पद पड़े हैं, हजारों खाली पद ऐसे हैं जिनकी सारी क्लियरेंस हो चुकी है और उन रिक्त पदों को भरने का जिम्मा जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में वो जिम्मेवारी ली गई। ये भाजपा का मैनिफेस्टो है और बीजेपी का पिछला 2017 का जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर जो रोजगार की जो गारंटी थी, उसका पहली चीज जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी कि सभी रिक्त पदों को भरा जाए। ये सारे रिक्त पद जो थे आज भी खाली पड़े हैं।
आप अपने आप जाइए ऑफिस में और पता कीजिए कि हजारों रिक्त पद जो है वो खाली पड़े हैं और बीजेपी की सरकार ने अपना पहला वायदा जो 2017 में किया था वो नहीं निभाया। जिस सरकार ने अपना पहला वायदा नहीं निभाया उस सरकार से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अपना कौन सा और वायदा निभाए। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें जो 5 लाख लोगों को रोजगार देना है उसके अंदर सबसे पहले वो पद भरने हैं जिन पदों के अंदर सारे लोग जो लगे हुए थे, जो पद खाली पड़े थे उनके अंदर लोगों को लगाया जाए। उसके अलावा मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है किस कदर इंक्रीज हुई। जो सेंट्रल मॉनिटरिंग जो इंडियन इकोनॉमी जो है CMIE सेंट्रली जो मॉनिटर करती है इंडियन इकोनॉमी को, उसका डाटा मैं आपके आगे पेश करूंगा। उसका डाटा कहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है that has increased to 16.8% in 2020। 2020 में 16.8% ये रेट इंक्रीज हुई एज कंपेयर्ड टू 3.2%, 3.2% इन 2016 जब सरकार कांग्रेस की थी। तो ये रेट जो थी वो ये 3.2%। ये हम नहीं कह रहे, ये सेंट्रल जो CMIE है जो सेंट्रली मॉनिटर करती है इंडियन इकोनॉमी को, जो सबसे बड़ा यंत्र है इसको मॉनिटर करने का और सबसे बड़ा ऑफिस है इसको मॉनिटर करने का, वो ये चीज़ कहती है कि 2020 में 16.8% हो गई और ये 2016 में 3.2%। आज का डाटा मैं आपको बताता हूँ, 2022 में ये 12.1% है। इसका मतलब है कि 2016 से ये 5 गुना बढ़ के 5 गुना 5 साल में 5 गुना ये बढ़ गई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो नेशनल एवरेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बहुत गौर से सुनिएगा। जो नेशनल एवरेज है वो 7.6%, 7.6%, और हिमाचल की एवरेज जो है आज की डेट में जब हम यहाँ बैठे हैं ये 12.1%। मतलब हम डबल हैं नेशनल एवरेज से। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसको कैसे निपटा जाएगा? सारे रिक्त पदों को भरा जाएगा। जो MSME है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको बूस्ट किया जाएगा। उनकी जो प्राइमरी होता है रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का उत्पादन होता है उसको आगे बूस्ट किया जाएगा। जो सेकेंडरी है, मतलब रॉ मटेरियल को आपने जब बना देना है, आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको बनाया, उसके ऊपर काम किया जाएगा और आगे उसको बेचना कैसे है उसके ऊपर काम किया जाएगा। उसका मैं आपको डाटा पेश करूँगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा, the secondary sector currently contributes 39.66% to the state economy। तकरीबन 40% की कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी, मतलब जब उत्पाद रॉ मटेरियल का उत्पाद हो गया और जब रॉ मटेरियल बन गया तो उसके उत्पाद के लिए 40% 39.66% ये स्टेट के इकोनॉमी में करता है कंट्रीब्यूट। 93% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब 93% की एम्प्लॉयमेंट जो है, 100 में से 93% की एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी जनरेशन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उससे हिमाचल में होती है। द स्टेट जनरेट्स प्रोडक्ट विद एन एनुअल एक्सपोर्ट वर्थ ₹10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का स्टेट जो है 60 देशों 60 देशों को 10,000 करोड़ का वो प्रोडक्ट जो है वो बेचता है। इन तीनों चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। उत्पाद को बढ़ाया जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होगी, आप पैसा देंगे, रॉ मटेरियल खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद आगे जाएगा, आगे जाके बिकेगा, और जब बिकेगा तो फिर वो आगे जाके आप उसको आगे बाहर के देशों में जो 60 देश हैं उनको आप बढ़ा पाएंगे और काम कर पाएंगे। तो ये जो एक प्लान है, ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा
ही रॉबस्ट प्लान है, बहुत ही बड़ा प्लान है और इसके ऊपर काम किया गया है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी की कोई भी चीज को उठाना, आप मनरेगा को उठा लो। जब मनरेगा आई थी तो इन्होंने प्लान लेके आए और मनरेगा चले गए, और आज आप देख लीजिए कि मनरेगा ने पूरे देश को, वैसे ही बहुत सी चीजें जो कांग्रेस पार्टी लेके आई है अलग अलग जगह में, जो चीजों का जो आपने लोगों को, सोसाइटी को कोई चीज लाके दी, अगर आप विकास की कोई भी इबारत देखेंगे, देश के अंदर भी देखेंगे, किसी भी जगह पे देखेंगे, उसके अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और बीजेपी का सिर्फ ये काम रहा कि हमने कहना है पर करके कुछ नहीं दिखाना है। कहीं ना कहीं इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पहचानता है और हमारे प्रदेश कार्यकर्ता पहचानता है, और हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी मानते हैं कि हम इस बात को लेके लोगों तक जाए। अब इसके बाद तीसरी बात है, हम अग्निपथ जो योजना, अग्निपथ योजना के अंदर हमारे यहाँ के प्रदेश लाखों बच्चे आर्मी के अंदर जाने के लिए, आज आप देखिए जितने मॉडल, उसमें अधिकतर जो संख्या है वो हिमाचलियों की, और हिमाचलियों की संख्या इसलिए रही क्योंकि हिमाचली जो है वो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के लिए समर्पण और देश की सेवा भाव हर हिमाचली के दिल के अंदर है, और ये सेवा भाव, ये समर्पण को लेके हर हिमाचली अपना जीवन जीता है। आज जो फौज में जाने वाले हमारे बच्चे हैं, वो लोग, उनके परिवार आज परेशान हैं, हताश है, और अग्निपथ योजना को, जिसके अंदर इन्होंने इस तरह से उनका शोषण करने की कोशिश की, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उन सारे शूरवीरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, और जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित है, उनका साथ देती है, उनके साथ खड़े। देश के अंदर जिस कदर नशा फैला है, और अलग अलग जगह पे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह विधायकों ने माना कि हमारे प्रदेश के अंदर हमारे 5 साल के कार्यकाल में नशा बहुत ज्यादा हो गया, आप भी इस चीज को कहीं ना कहीं महसूस करते होंगे कि हमारे बच्चे जो है नशे की चपेट में जाते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो नशा कम होगा, उनका दिमाग काम करने में लगेगा। इसी चीज को लेके एक एम्प्लॉयमेंट का प्लान बनाया गया, और रोजगार संघर्ष यात्रा जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ा प्लान है, एक बहुत बड़ी योजना है बेरोजगारों के लिए, रोजगार देने के लिए। और श्री राहुल गांधी जी जो हमारे नेता, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं, लोगों की आवाज उठाते हुए, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हुए, रोजगार के लिए आवाज उठाते हुए, बेरोजगार के साथ खड़े होकर ये जो चीज लेके चले हैं, उसके साथ हिमाचल का एक बच्चा कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है। और आज आप सबके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये कुछ दिन बच गए, इनका जाना तय है। इनका जाना इसलिए तय है क्योंकि लोगों ने मन बना लिया, लोगों ने मन बना लिया है एक ऐसी सरकार को बाहर भेजने का, जिस सरकार ने लोगों को ठगा, जिसने झूठ बोला, जिसने जुमले दिए, जिसने गप्पे मारी, जिन्होंने झूठा मैनिफेस्टो दिखाया, और मैनिफेस्टो के अंदर जो जो बातें कही वो सभी झूठी थी। आज हम कागज लेके आए हैं ताकि आपको पता लग सके कि भाजपा की सरकार ने सिर्फ झूठ बोला और झूठ के अलावा कुछ नहीं। इसके साथ में एक आखिरी चीज आपको कहना चाहूँगा, कांग्रेस कार्यकर्ता को एक चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए और महसूस भी होनी चाहिए कि आज कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल मजबूती से और बिल्कुल सदृढ़ता से खड़ा है, और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को एक और चीज महसूस होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का नारा काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, इस नारे को लेके कांग्रेस पार्टी आगे चलती है, और कहीं ना कहीं इस नारे पे उनका यकीन है। एक चीज और आपको आखिरी में कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये जो दिन थोड़े से बचे हैं, इसके अंदर हम लोगों को संयम बरतना है, हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ चलना है, हमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। कहीं ना कहीं जो कुछ महीने पहले चुनाव हुए, जिसमें 4 सीटों पे चुनाव हुआ और 4 सीटों के अंदर कांग्रेस विजय हुई, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब भी बाई इलेक्शन होता था तो हमेशा जो
सत्तासीन सरकार होती थी, जिसकी सत्ता होती थी, उसी को बाई इलेक्शन में सीटें मिलती थी। और इस बार पहली बार हुआ कि सत्ता में भाजपा थी और सीटें सारी कांग्रेस की आई। तो ये ट्रेन जो है, ये जो रेलगाड़ी है, ये निकल चुकी है कांग्रेस पार्टी। अब इस ट्रेन में जो सवार होगा वो आगे निकल जाएगा और जो रह जाएगा वो पीछे छूट जाएगा। तो सभी लोगों को ये आगे की पॉजिटिव सोच रखनी है, आगे बढ़ना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को घर से बाहर निकलना है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने रोजगार संघर्ष यात्रा से अपने जो बाहर निकल के रात दिन इसकी सेवा की। मैं एक चीज़ और याद करना चाहूँगा, विकास पुरुष श्री GS बाली जी, जिन्होंने 2012 में अपनी यात्रा निकाली थी और जिस यात्रा को पूरे प्रदेश के अंदर रात दिन समर्थन मिला। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार के अंदर जो मैनिफेस्टो में वायदे किए गए थे, उसमें पहला वायदा था कि हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे। और कांग्रेस की 2012 की सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद जो दूसरा वायदा, श्री GS बाली जी उस मैनिफेस्टो कमेटी के कन्वीनर भी थे और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारी नेता ने, हमारी अध्यक्षा ने उनको कन्वीनर बनाया था। उस मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर उन्होंने डाला, उन्होंने उस मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर सभी मैनिफेस्टो के सदस्यों को इस चीज़ के लिए राजी किया और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस चीज़ को डलवाया कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। और ये जो बेरोजगारी भत्ता है, ये क्यों दिया गया था? ताकि बेरोजगार जो है वो पढ़ाई कर सके। अगर उसने कोई पेपर टेस्ट देना है तो पेपर टेस्ट देने के लिए वो अपनी गाड़ी उठाए या बस की टिकट ले, रेल की टिकट ले, एरोप्लेन की टिकट ले और जाके पेपर दे सके, कोचिंग ले सके। और आज बेरोजगारी भत्ता उस समय का कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ, हर किसी ने उसका लाभ उठाया। आज भी वो टर्न बाय टर्न, पैकेज बाय पैकेज बेरोजगारों को मिलता है। और बेरोजगारी भत्ते का जो समर्पण और अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर कहा था वो कांग्रेस ने किया। और आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, वो कांग्रेस पार्टी करेगी। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, 0% ब्याज पे 5 लाख नौकरियां 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी रात दिन प्रयत्न करके एक ऐसा सिस्टम बना के जिससे लोगों को ये चीज समर्पित हो सके, ऐसा करके दिखाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आशीष शर्मा जी ने भाई, मैं कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा का कन्वीनर हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी बेरोजगार है, युवा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता है, वो सभी लोग इस यात्रा के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं रात दिन, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशीष शर्मा जी हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने बहुत काम किया है पार्टी के लिए। पहले पार्लियामेंट के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट रहे कांग्रेस पार्टी के, वो मंडी पार्लियामेंट और जो शिमला पार्लियामेंट है उसके जो कन्वीनर हैं वो विक्रमादित्य हैं, और हमीरपुर पार्लियामेंट और कांगड़ा पार्लियामेंट का कन्वीनर मैं। तो ये जो आपका सवाल है, ये विक्रमादित्य जी या आशीष शर्मा जी, उनसे आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर। सर, सरलता के लिए आप जाने जाते हैं और विकलांगी आपका नाम है, लेकिन एक बावजूद इसके सवाल पूछना चाहूँगा। बेरोजगारी राजनीतिज्ञों का रोजगार है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। वो युवा कह रहे हैं जो रोजगार को लेकर के त्रस्त हैं, क्योंकि उन्हें आश्वासन दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन रोजगार नहीं दिया जाता। कांग्रेस 5 लाख रोजगार देने की बात कह रही है, कैसे वो युवा जो है भरोसा करेगी कांग्रेस पार्टी पर? मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा इसके बारे में। आपने ये जो आंकड़े हैं जो मैंने पेश किए, इसके ऊपर दोबारा से जाना। सबसे पहला सवाल जो है आपका कि लोग बोल रहे हैं कि रोजगार की बात करें। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में जो रोजगार दिया था, उन लाखों लोगों को रोजगार दिया। ये डाटा जो है, ये आप जाइए ऑनलाइन और उसको निकालिए, आपको मिल जाएगा। मैंने आपको एक चीज और बताई, जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर थी कांग्रेस की 2016 में, वो 3.2 थी, 3.2, और आज जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो 12.1 है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये दर किस तरह बढ़ी है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दी होती तो ये दर बहुत बड़ी होती। आज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 12.1% है,
और उस समय 3.1% थी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिली थी, मनरेगा के द्वारा मिली थी, अलग अलग गवर्नमेंट के पद आए थे, अलग अलग जगह नौकरी मिली थी, ट्रांसपोर्ट में नौकरी मिली थी, टूरिज्म में मिली थी, पावर सेक्टर में मिली थी, एजुकेशन में मिली थी, रेवेन्यू में मिली थी, हर जगह नौकरियां निकली थी। इन 5 वर्षों में जो पद खाली पड़े हैं, उन खाली पदों को नहीं भरा गया, और ये आंकड़ा मैंने नहीं दिया, ये भाजपा की सरकार ने उन सारे हजारों पदों का आंकड़ा आरटीआई के द्वारा दिया है कि वो सारे पद। ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस के लिए कि मतलब सुखराम परिवार के प्रति अभी भी वो कोई फैसला क्लियर नहीं ले पा रही है, बस उनका वेट कर रही है कि वो कोई कांग्रेस में आएंगे या नहीं आएंगे? ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों मजबूर हो रही है कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पंडित सुखराम जी का और पंडित सुखराम जी के परिवार का इज्जतमान जो है वो कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। कांग्रेस पार्टी ने आश्रय शर्मा जी को इलेक्शन लड़वाया। अनिल शर्मा जी पिछली बार कांग्रेस पार्टी में थे, अभी वो बीजेपी के विधायक हैं। निर्णय अनिल शर्मा जी ने लेना है। आश्रय शर्मा जी जो उनके बेटे हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। पंडित सुखराम जी कांग्रेस में रहे और पंडित सुखराम जी की कांग्रेस को दे रहे, उसके तहत जो इवन जो हमारा जो ये जो बेरोजगार रोजगार यात्रा चल रही है, उसमें भी हमारे पोस्टर में आप सुखराम जी का फोटो देखेंगे, आप श्री GS बाली जी का फोटो देखेंगे, आप राजा वीरभद्र सिंह जी का फोटो देखेंगे, आप YS परमार जी का फोटो देखेंगे, आप रामलाल ठाकुर जी का फोटो देखेंगे। ये सभी वो 5 लीडर हैं जिन्होंने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी और रात दिन काम किया, रोजगार के लिए काम किया। पंडित सुखराम जी ने पार्लियामेंट MP रहते हुए रोजगार के लिए टेलीकम्युनिकेशन में बहुत काम किया। राजा वीरभद्र सिंह जी ने इतने साल मुख्यमंत्री रहते हुए रोजगार के लिए रात दिन का प्रयास किया। श्री GS बाली जी ने जब तक वो जीवित रहे तब तक रोजगार की आवाज उठाते रहे और रोजगार के लिए काम किया, रोजगार की लड़ाई लड़ी। रामलाल ठाकुर जी ने जब वो हिमाचल प्रदेश उस टाइम बन रहा था, YS परमार जी जो बना के गए थे उसको विकसित कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, उस समय रात दिन रोजगार के लिए वो काम करते रहे। YS परमार जी ने नींव रखी रोजगार की हिमाचल प्रदेश की। तो ये सब लोगों को इज्जत में कोई कमी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कभी नहीं। सर आप की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आपने कंपनियां बाहर की हायर की है पब्लिसिटी के लिए, आप हिमाचल की बात करेंगे तो कैसी सरकार बन पाएगी आपकी? आपको खुद पता है कि आपने कंपनियां जो है पब्लिसिटी के लिए, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, उनका रोजगार है, लेकिन आपको हिमाचलियों पर भरोसा नहीं है कि हिमाचली लोग कैपेबल नहीं है कि आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते? बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसका उत्तर मैं आपको छोटा सा दूंगा। 2 चीजें होती है, हमको दोनों चीजें समझनी पड़ेगी। इसके लिए टेक्निकल है ये। आप कोई भी चीज उठाएंगे, आपके पास एक मोबाइल पड़ा हुआ है जिससे आप देख रहे हैं, ये मोबाइल एक कंपनी के ट्रक से आता है आपके पास, जो ट्रक आपके पास लेके आता है। यहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लोकल आदमी करता है और उसको बेचता लोकल आदमी है, और बाद में मोबाइल का रिचार्ज भी लोकल आदमी देता है। वैसे ही पब्लिसिटी के अंदर बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हैं जो टेक्निकली आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के कितनी सारी कंपनी, कितने सारे लोग आज यहाँ पे हजारों लोग हिमाचल प्रदेश में पब्लिसिटी कर रहे हैं। अगर कुछ काम बाहर के लोग कर रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल बाहर से आ रहा है बन के, आप बाहर से मोबाइल लेके आ रहे हैं और यहाँ पे लोग बेचने वाले लग गए, आपके हिमाचली है और रिचार्ज करने वाले हैं, सारों को काम है। और जो चीजें बाहर से आनी है वो बाहर से आनी वापस। फ्लैक्स बाहर से आता है, फ्लैक्स हिमाचल में नहीं बनता। मेरी बात, फ्लैक्स बाहर से आता है, फ्लैक्स हिमाचल में बनता नहीं है। पर जो फ्लैक्स की प्रिंटिंग होती है वो हिमाचल में होती है, और जो प्रिंटिंग करवाता है बच्चा जाके वो भी हिमाचल में जाता है, करवाता है, और फ्लैक्स के लिए जो पैसे देता है वो भी हिमाचल में देता है। ये आपकी बात का होता है। सर, रोजगार की आप बात कर रहे हैं, रोजगार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवा वर्ग हर बार किसी न किसी पार्टी पे, किसी न किसी गवर्नमेंट पे विश्वास करते हैं। कांग्रेस ने जो 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही, क्या वो आउटसोर्स के संबंधित होंगे भर्ती, या अनुबंध पे आधार पे होगी या रेगुलर आधार पे होगी? देखिए, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात,
हमने कहा है कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और ये हमारी गारंटी है। और 5 लाख लोगों को अलग अलग चीजों में रोजगार दिया जा सकता है। किसी को MSME में दिया जाएगा, छोटे, जैसे मैंने आपको कहा, कोई आप किसी को पैसा दिया जाएगा कि आप अपना बिजनेस शुरू करो। उसमें अगर एक कंस्टिट्यूंसी में 10 करोड़ रुपए है तो 1000 आदमी को अगर 1-1 लाख रुपए दिया जाए तो 10,000 आदमी को रोजगार मिल जाएगा। उसके साथ 2 आदमी और लगेंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की लेंगे तो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के अंदर लाखों पद गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट लेंगे, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, उनके अंदर लोगों को लगाया जाएगा। इस समय 5 लाख रोजगार की बात हो रही है, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, 5 लाख लोगों को गारंटी देने की बात हो रही है। हम लोग ये 5 लाख पद ये गारंटी से देंगे, जैसे कांग्रेस ने हमेशा। सर मेरा सवाल था, गवर्नमेंट सेक्टर में रेगुलर पोस्टिंग होगी कि अनुबंध पे होगी, आउटसोर्स पे होगी? हर सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, दोनों के अंदर ये रोजगार। 80,000 करोड़ कर्जा है सरकार पे, बजट का प्रावधान कहाँ से होगा? देखिए, सरकार जो है उसमें कर्जा है और ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है किसी भी प्रदेश के लिए। और हर सरकार के ऊपर कर्जा है, राजस्थान सरकार के ऊपर भी कर्जा है, पंजाब सरकार के ऊपर भी कर्जा है, दिल्ली सरकार के ऊपर भी, छत्तीसगढ़ में भी। इकोनॉमी को किस तरह चलाना है और कर्जे को किस तरह मॉनिटर करना है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ। आपको कर्जा लेके कोई चीज चलानी और वो प्रॉफिटेबल हो जाए, आप बसें चलाते हो, बसों को लेके आते हो कर्जा लेके, पर वो बसें जो आपको प्रॉफिट देती, जैसे ट्रांसपोर्ट जो थी वो कांग्रेस के समय में प्रॉफिट में और प्रॉफिट आता था, तो आपकी बसें भी चलती थी, आपको लोन भी लिया हुआ था, लोन के आप पैसे भी वापस करते थे और प्रॉफिट भी आता था। तो ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार की फाइनेंशियल जो सिंपल जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर है, फाइनेंशियल जो उसका सिस्टम है उसके ऊपर है कि हमने पैसा कैसे लेना है, किस चीज में डालना है। आपने पैसा लेना है और रैलियां करानी है और रैलियों के पैसे जो है वो सरकारी खजाने से देने हैं, वो अलग बात है। आज जो रैलियां हो रही है उसको सरकारी खजाने से लाखों करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, गाड़ियों के लिए दिया जा रहा है, सर मंच बन रहे हैं, मंच के पंडाल लग रहे हैं, बड़ी बड़ी एलईडियां लग रही हैं और सरकारी पैसा जा रहा है। तो आपने किस चीज में पैसा लगाना है, ये सरकार पे। सर राजा वीरभद्र सिंह के समय में आउटसोर्स नीति शुरू हुई थी, जिसमें जो युवा आज रोजगार में लगे हुए हैं उन्हें कंपनियों द्वारा छला जा रहा है, 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, 6 महीने की सैलरी मिल रही। क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इस आउटसोर्स नीति को खत्म करके उन्हें रेगुलर रोजगार देगी? देखिए, आप में पानी पी रहा था, बोलेंगे। आउटसोर्स की नीति राजा वीरभद्र सिंह ने अपने कार्यकाल में शुरू की थी। उसके तहत जो कंपनियों में एम्प्लॉयमेंट मिली है युवाओं को, उसमें 3 महीने से लेकर 6 महीने तक उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, जिससे युवा वर्ग अपने को ठगा महसूस करे। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद आउटसोर्स की नीति को समाप्त करेगी? देखिए, आउटसोर्स की जो नीति है जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की, आप कांग्रेस सरकार का कार्यकाल निकालिए और जब कार्यकाल था उस समय का डाटा निकालिए कि आउटसोर्स वालों को समय पे सैलरी मिला करती। और आज आउटसोर्स जितने भी, चाहे वो नगरोटा में लगा है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो गौशाला लगा है, चाहे वो चंबा लगा है, चाहे वो किन्नौर लगा है, चाहे वो सिरमौर लगा है, चाहे वो कहीं पे भी लगा है, उसको जो अपनी तनख्वाह है उसके लिए लड़ना होगा। मैं चाहता मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, मेडिकल कॉलेज टांडा में जो आउटसोर्स हो रहे हैं हमेशा रो रहे होते हैं कि हमें को दिक्कत हो रही है, सैलरी टाइम पे आ जाए, ऐसे वो कामना कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं। पर कांग्रेस का समय जब था तब आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत कभी नहीं पड़ी, आपको जरूरत आज पड़ी क्योंकि ये भाजपा की सरकार है जिसने पैसा जो है वो ऐसी जगह लगाना शुरू कर दिया जहाँ पे पैसे के लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पैसा पार्टी लगाती है। अगर आज हम यहाँ पे आए हैं तो पार्टी लगा रही है पैसा, पार्टी ने आपका एक सिस्टम बनाया है, सरकार पैसा नहीं लगाती है, सरकार जो है वो सरकारी काम करती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके लिए एक अच्छा सिस्टम बनाने की जरूरत है। और ये जो प्रॉब्लम आपने बताई ये कांग्रेस के समय में नहीं थी, ये भाजपा के समय में सर। ओपीएस पर आपका क्या मतलब रवैया है सर? देखिए, आपको कोई भी चीज है बेरोजगारों को, मैंने आपको क्या कहा, आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने कहा गवर्नमेंट, प्राइवेट, MSME, SME, आपको हर चीज को देखना पड़ेगा।
अगर आप बोलोगे रोजगार सिर्फ सरकारी मिले तो सरकारी नहीं मिल सकती। पर आपके पास फिर प्राइवेट जो मैं काम कह रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं करता है। आप जब रोजगार की बात करते हैं, अगर आप किसी भी तरह चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल हो और कॉन्ट्रैक्चुअल के बाद तो रेगुलर हो जाए, तो उसके ऊपर आपके पास कुछ पद हो, पर आपको हर तरह के पदों को करना पड़ेगा। आप किसी मैंने आपको दोबारा से मेरा उत्तर आपको दोबारा से सुना रहा हूँ, मैं आपके लिए दोबारा से मेरा उत्तर ये है कि कांग्रेस के समय पे आउटसोर्स वालों को टाइम पे सैलरी मिला करती। ये जो प्रॉब्लम है ये भाजपा के समय में आई है, इसलिए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो तनख्वाहें हैं वो समय पे इन आउटसोर्स वालों को जाए, क्योंकि इन्होंने अपने घर का चूल्हा जलाना है और चूल्हा चलाए बगैर घर चलता है। यानी कि आउटसोर्स पे अभी भी युवा ये सोचे कि हम आउटसोर्स पे ही रहेंगे, कभी भी नियमित नहीं हो पाएंगे। इसकी पूरी पॉलिसी आउटसोर्स की कोई पॉलिसी नहीं मैं जानता हूँ आउटसोर्स के लिए पूरी गहन चर्चा चल रही है कि आउटसोर्स वालों को किस तरह से बात किया जाए, और जब ये चर्चा खत्म हो जाएगी, पूरा जिस तरह से ये डाटा बन गया है वैसे आउटसोर्स के ऊपर प्रॉपर एक चीज बन के आई तो आप लोगों के आगे सामने की जाए। अच्छा, ओपीएस पर मैं स्टैंड पूछ रहा था कि ओपीएस पर आपका क्या इनके स्टैंड? आंसर को सप्लीमेंट कर रहा हूँ। ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि आउटसोर्स की पॉलिसी कांग्रेस सरकार में सही है, लेकिन हमारा जब हमने पॉलिसी शुरू की तो उसका एक प्रोसीजर था, नियम था कि जैसे आउटसोर्स के लिए जो हमने पोस्ट आउटसोर्स की कंपनी को, जो भी कंपनी थी और कॉम्पिटिटिव बिड्स हुई, वो कंपनीज आई और उसमें जो जिसकी बिड लीक थी उसको गवर्नमेंट ने जो है एक्सेप्ट किया। अब उस कंपनी ने इंटरव्यू लिए, इंटरव्यू लेने के बाद जो मेरिटोरियस उस पोस्ट के बेस पे उनको सेलेक्ट किया गया, सरकारी उसके अंदर कोई दखल नहीं था। अब जो आउटसोर्स की जो अभी हुई है रिक्रूटमेंट, वो हम बोलते हैं, कांग्रेस ये बोल रही है और ये साबित हो रहा आपके प्रश्नों से कि वो बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी प्रोसीजर रिक्रूटमेंट का फॉलो नहीं हुआ है। मैं एग्जांपल दूंगा, सुनता में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आउटसोर्स से वहाँ पर बाई इंटरव्यू एक लड़की रखी गई, उसकी शादी हो गई, उसके बाद जो उसकी रिक्रूटमेंट वहाँ पर जो उस वैकेंसी को फिल किया गया वो डायरेक्ट विधायक महोदय के टेलीफोन के द्वारा उसके रिश्तेदार को वहाँ अपॉइंटमेंट दी। एक नहीं, एक दर्जन ऐसी अपॉइंटमेंट्स ब्लॉक के ऑफिस में, शिक्षण संस्थानों में, स्थानीय जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनके दूरभाषों के माध्यम से मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और हम सत्ता में आने के बाद उसकी पूरी समीक्षा भी करेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन था आपसे, और ये बोल दिया है, ये सीएसपी नेता ने बोला है, अध्यक्ष ने बोला है, कांग्रेस ने बोला है, हमारे जो इंचार्ज हैं उन्होंने बोला है कि वी विल फ्रेम ए लॉजिकल पॉलिसी फॉर आउटसोर्स कर्मचारी, और ये समीक्षा भी करेंगे और पॉलिसी। सर, बीजेपी कह रही है कि एनपीएस वालों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, इसको अगर लागू किया जाता है तो सरकार पर करोड़ों का कर्ज बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस की ओर से जैसे अपना जो घोषणा पत्र है उसमें जिक्र किया गया है कि कांग्रेस सरकार जैसे सत्ता में आएगी तो एनपीएस कर्मचारियों की जो मांग रहेगी उसे पूर्ण किया जाएगा। तो सर, क्या ये कर्मचारियों के लिए वोट बैंक के लिए तो नहीं कांग्रेस ने ये? सर, इसी से जुड़ा थोड़े और ऐड कर लीजिए इसको। अगर आप इसको यस कर रहे हैं तो 2003 में एनपीएस को क्यों लागू किया गया वीरभद्र सरकार द्वारा? अब मैं इसके लिए ना उत्तर बड़ा स्पष्ट देता हूँ और मेरा छोटा सा हमारी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र और ओपीएस के मुद्दे पे कांग्रेस बड़ी संवेदनशील है। देखिए, ओपीएस पहली कैबिनेट में ये कहा गया है कि पहली कैबिनेट में जो पहला मुद्दा है वो ओपीएस का होगा और ओपीएस का होगा और ओपीएस का जो मुद्दा है उसको पहली कैबिनेट में थ्रू किया जाएगा। इसका कारण ये कि ये सिर्फ हमारे
हमारे स्टेट के लिए नहीं। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कर दिया। और कांग्रेस की ये जो पॉलिसी है, आप जब जीवन में, तो आपका उत्तर रहेगा, जीवन में कई चीजें और बेहतर करना चाहते हैं। पुराने के अंदर आपसे कोई चीज, अगर आप कोई काम कर रहे हैं आज, आपको लगता है कि कल कोई काम और बेहतर हो सकता है। आज जो ओपीएस का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और ओपीएस कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की सरकार जो है वो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह ओपीएस लागू कर चुकी है, और पहली कैबिनेट में पहला डिसीजन जो है वो ओपीएस का होगा, ऐसा कांग्रेस का वायदा है। सर, भाजपा का आरोप है जो आपकी रैली में जो समर्थक आए हैं वो अन्य जिलों से भी आए हैं। चंबा जिला के 5 विधानसभा के समर्थक कम पड़ गए, इसलिए आपने बाहर से बुलाया। आपको मैं बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा है, यात्रा रोजगार संघर्ष यात्रा, इसमें पूरे प्रदेश की हर एक विधानसभा इंदौर से लेकर कांगड़ा तक और सिरमौर से लेकर भरमौर तक हर एक विधानसभा के लोग चले। और जब यात्रा होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की यात्रा हो, तो पूरा प्रदेश चलता है, पूरा देश चलता है, और ये उनके सेंटिमेंट्स हैं। और आपकी जहाँ तक बात है, जब मैं रास्ते में आया सब कुछ लाइव चल रहा था, और लाइव चल रहा था कि भटियात जब एंटर किए तो भटियात में कितने लोग थे, लाइव चल रहा था। जब से चुनाव एंटर किए तो चुनाव में रात को 9 बजे कितने लोग थे, जब चंबा एंटर किए तो रात के 10:30 बजे कितने लोग थे, ये सब लाइव था। और अभी आप देखेंगे कि जब हम यात्रा में चलेंगे तो यहाँ पावर रखने की जगह।